सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों, इससे पहले हमने आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो करने वाले हैं वो वैदिक एज करने वाले हैं। तो वैदिक एज से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट एज है। और वैदिक एज आपकी जो मैं बताऊं आपको, तो वैदिक एज की अगर टाइमलाइन में बताऊं तो वैदिक एज बच्चों स्टार्ट होता है आपका 1500 BCE से, और कब ख़त्म होता है ये 600 BCE में ख़त्म होता है बच्चों। ठीक है, वैदिक एज आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। एक पार्ट हो गया आपका अर्ली वैदिक एज, ठीक है, एक कौन सा हो गया, अर्ली वैदिक एज हो गया। तो इसकी जो टाइमलाइन रहेगी वो 1500 से लेके 1000 BCE रहेगी बच्चों। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, वो है लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज की जो आपकी टाइमलाइन रहेगी वो रहेगी 1000 BCE से लेके 600 BCE। ठीक है, तो वैदिक एज का मतलब है जब हमारे वेदों की रचना होती है, और हम यहीं से आपका हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है बच्चों, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहली तो एक ये चीज़ है कि यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटन फॉर्म में है। एविडेंसेस भी हैं जो उसे मजबूत करते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारे के सारे रिटन फॉर्म में हैं, और इसको हम आज भी पढ़ते हैं। बोला जाता है कि जो हिंदू रिलीजियन है वो कहीं ना कहीं अपनी जो वो है चीज़ें हैं वो इससे ग्रैब करता है। तो वैदिक एज में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। अब बोला ये जाता है कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन था ना वो ख़त्म हो गया था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन 1700 में ख़त्म हो गया था, और वी डोंट नो अबाउट इट हाउ इट हैपेंड। ठीक है, तो आफ्टर दैट इन 1500 तो आपके ना नॉर्डिक रीजन से, या फिर आपके पोलार रीजन से, पोलार रीजन हो गया या फिर नॉर्डिक रीजन हो गया, अगर मैं लैटिट्यूड बनाऊं तो 66 डिग्री एंड हाफ की तरफ से आपके कौन आए, आपके आर्यंस आए। कौन आए, आर्यंस। और आर्यंस को क्या बोला जाता है, वैदिक पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्यंस ही वेदों की रचना करेंगे। तो आर्यंस आएंगे कहाँ से, आपके पोलार रीजन से या फिर आर्कटिक रीजन से, और वो इंडिया में एंटर करेंगे थ्रू सेंट्रल एशिया, और इंडिया में आ जाएंगे और बस जाएंगे। धीरे धीरे वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपनी सोसाइटी डेवलप करेंगे और वेदों की रचना स्टार्ट करेंगे। अब जो वेद है ना, वेद में जो दो एजेस हैं अलग अलग, वो इसीलिए हैं क्योंकि लेटर वैदिक एज में ना आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सारे के सारे क्या हुए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हुए। पर जो अर्ली वैदिक एज में था ना, इसमें क्या होता था कि जैसे कोई गुरुजी है, वो अपने शिष्यों को कुछ भी चीज़ बताएगा तो कैसे बताएगा, ओरली बताएगा। ठीक है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब अर्ली वैदिक एज ख़त्म होने लग गई तो ऋग्वेद बनने लग गया अर्ली वैदिक एज में। इसीलिए अर्ली वैदिक एज को क्या कहा जाता है, ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है, क्योंकि लास्ट में बनने लगा ये अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, और इनकी रचनाएं किसने की हैं, तो आर्यंस ने की है। बढ़ते हैं अपने उसमें। तो वैदिक एज मैंने आपको बताया कि ये अर्ली वैदिक एज है, और इसका टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसी इकोनॉमी है, ये रूलर इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है, तो ये रूलर इकोनॉमी है। इससे पहले की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो अर्बन इकोनॉमी थी। ठीक है, ये वाली इकोनॉमी कैसी है, ये आपकी रूलर इकोनॉमी है। और ये जो रूलर इकोनॉमी है ना, ये किसके अराउंड घूमती है, तो एक घूमती है काऊ के अराउंड। ठीक है, काऊ के अराउंड, या फिर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे पॉपुलरली वो काऊ ही थे। तो जिसके पास जितने ज़्यादा काऊ होते थे वो उतना ज़्यादा रिच माना जाता था सोसाइटी में, वो उतना ज़्यादा एफुलेंट माना जाता था सोसाइटी में। आजकल हम देखें कि सबसे ज़्यादा रिच किसको माने जाएंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, बट इस समय ऐसा नहीं था। इस समय था जिसके पास गाय ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा अमीर होगा। ठीक है,
टर्की का एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बोगहज़कोई इंस्क्रिप्शन, और बोगहज़कोई इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि यहाँ पे जो पूजा होती थी अर्ली वैदिक एज में वो इंद्र और वरुण की होती थी। मतलब कि जैसे आपको मैंने बताया दो एजेस हैं, एक अर्ली है और एक लेटर है। तो अर्ली में ना जो भी लोग थे वो फिज़िकल चीज़ों की ज़्यादा पूजा करते थे, जैसे रेन की पूजा करना, जैसे अग्नि की पूजा करना, फायर की, जैसे इंद्र की पूजा करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो इकोनॉमी है वो पेस्टोरल इकोनॉमी है या फिर रूरल इकोनॉमी है, और ये सारी की सारी बेस्ड है एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो प्ले करता है वो नेचर प्ले करता है। इसीलिए जो अर्ली वैदिक एज है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, नेचर की ज़्यादा पूजा की जा रही है। बट लेटर में क्या होगा, शिव जी की पूजा की जाएगी, विष्णु जी की पूजा की जाएगी, इंद्र की जाएगी। बट यहाँ पे जो वरुण थे वो गायब हो जाते हैं, जो अग्नि थी वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ना लोग एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, एक सीडेंटरी लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, और उनके पास स्टॉक वगैरह भी है। तो यहाँ पे लोगों ने ना अब दूसरी पूजा करने लग गए, ऐसी पूजा करने लग गए जो भगवान हमें दिखते नहीं है। बट अर्ली में क्या किया, उन्होंने नेचर की पूजा करी। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं इंद्र और वरुण के बारे में कि ये गॉड्स थे हमारे। ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। हिंदू कुश माउंटेन आपका अफ़गानिस्तान में पड़ता है बच्चों, और वहाँ से आके टर्की से आई है, यूरोप से इंडिया में आ गए। तो जो आर्यंस की लैंग्वेज थी, अगर पेपर में आता है कि आर्यंस कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे, तो वो करते थे बच्चों संस्कृत। ठीक है। आर्यंस आर कंसिडर टू हैव कोडिफाइड द वेदास। कहा जाता है कि आर्यंस ने क्या किया, वेदों की रचना की, और इन्हीं को वैदिक पीपल कहा जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। एक हमारे फेमस वो है फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर भी हैं, उनका नाम है केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर लेके आए थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1914 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग चलाया था। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये क्या थे बच्चों, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये। और जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये किसके थे, कांग्रेस के। तो कांग्रेस में दो टाइप के लीडर्स होते थे बच्चों, एक मॉडरेट होते थे और एक एक्सट्रीमिस्ट होते थे। तो जो आपके ये हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। इन्होंने एक बुक कंपाइल करी है द आर्कटिक होम इन द वेदास, और ये किसके बारे में बताता है, तो ये आर्यंस के बारे में हमें बताता है बच्चों, याद रखेंगे ये। ठीक है। अब वेदों की बात करें तो वेद हमारे चार हैं। कौन कौन से हैं, एक ऋग्वेद है बच्चों, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अर्थवेद। ठीक है, तो सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ये हमारे चार वेद हैं। ये हमें इनका कंपाइलेशन अगर हम देखें तो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जैन अवस्था में देखने को मिलता है। सेकंड बटन। तो अगर हम देखें इनका हमें जिक्र कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जैन अवस्था में बच्चों हमें देखने को मिलता है। और जो हमारे पास जैन अवस्था है ये ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है। ये कैसा टेक्स्ट है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है। ठीक है, ईरानियन टेक्स्ट है ये ओल्डेस्ट, कौन सा, जैन अवस्था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है मीनिंग। क्या मतलब होता है, मीनिंग। अब देखो, जो भी चीज़ ओरली ट्रांसफर्ड हो रही है उसे श्रुति कहते हैं, और जो स्मृति किसे कहते हैं, जो चीज़ आपकी रिटर्न में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्ली वैदिक एज में जो वेदों की रचना हो रही है वो कैसी हो रही है, वो ओरली ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों, ये आपने याद रखना है। एक बुक का नाम है, एक चीज़ है अपरुष्य। अपरुष्य का मतलब ये है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो आपके ऋग्वेद हैं, जो आपके वेद हैं उनको अपरुष्य भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय योर मैन, किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, भगवान के द्वारा।
तो ये आपके 4 वेद हैं, याद रखना है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका ओल्डेस्ट वेद है, याद रखेंगे, ओल्डेस्ट वेद इसलिए है क्योंकि ये अर्ली वैदिक एज में बनना स्टार्ट हो गया था। अब हर एक बुक के अंदर ना क्या है बच्चों, हर एक बुक के अंदर एक सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न का मतलब, जैसे मान लो आपके पास कोई बुक है, किसी सब्जेक्ट की बुक है ना, तो सब्जेक्ट की बुक में क्या रहता है, सबसे पहले आपके चैप्टर रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, उसके अंदर समरी रहती है एक जगह, उसके बाद क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं लास्ट में, और क्या रहता है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं हमें। तो हर एक बुक के अंदर, जैसे सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, उन सब के अंदर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक को बोलते हैं संहितास, दूसरे को बोलते हैं ब्राह्मणास, तीसरे को बोलते हैं आर्यकनास और चौथे को बोलते हैं उपनिषद। तो संहितास किसके बारे में बात करता है, तो संहितास बात करता है बच्चों कलेक्शन ऑफ हाइम्स के बारे में। ब्राह्मणास बात करता है सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के बारे में। आर्यकनास बात करता है किसके बारे में, एस्केटिक्स के बारे में, हर्मिट्स के बारे में, मतलब जो ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आर्यकनास में हमें ये भी पता चलता है कि हम जंगल में रहेंगे तो कैसे रिसाइड करेंगे। और उपनिषद की हम बात करें तो उपनिषद में आपके भक्ति मार्ग के बारे में है, ठीक है। उपनिषद में आपकी क्या है, डिबेट्स है। जैसे मान लो कोई भी हमारे यहाँ पे क्या है, एक रिलीजियस चीज़ है, जैसे बोला गया, किसी ने बोला कि विमेंस आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल, है ना, तो इन दैट टॉपिक देयर विल बी अ डिस्कशन बिटवीन द 2 ग्रुप्स, है ना। वन विल डू द डिस्कशन इन फेवर ऑफ द डिबेट और फेवर ऑफ द वो, एंड अदर विल डू इट अगेंस्ट इट। तो यही चीज़ें हैं। अब ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद आपका पहला वेद है बच्चों, सबसे फर्स्ट वेद है। 10 मंडल हैं इसमें। 10 मंडल का मतलब क्या है, 10 चैप्टर हैं बच्चों। कितने चैप्टर हैं, 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन है संस्कृत हाइम्स का। इसमें 1028 मंत्र हैं बच्चों। इसमें 10,600 आपके वर्सेस हैं। इसको कौन बोलता है, तो होत्री बोलता है। और होत्री कौन है, होत्री एक टाइप का ब्राह्मण है जो इसको पढ़ने की जिस पे क्या है, कला है। उसके बाद जो यहाँ पे डीटीज़ की बात की गई है, वो इंद्र की बात की गई है, अग्नि की बात की गई है, विष्णु की बात की गई है, वरुण की बात की गई है, ठीक है। तो इनमें इन चीज़ों की बात की गई है। तो ये सारे के सारे गॉड हैं आपके, ऑर्डर है, रीता है, वाटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों। फीमेल डेटीज़ की अगर हम बात करें तो फीमेल डेटीज़ के बारे में भी बोला गया है यहाँ पे। जैसे अदिति है जो कि मदर है गॉडेस की, जैसे उषा है जैसे गॉडेस ऑफ डॉन है, सिनीवाली है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, राका है गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। गायत्री मंत्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है, फॉर द गॉडेस सावित्री। तो जैसे बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आपका क्या है, गायत्री मंत्र ही है। अब मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 से लेके 7 मंडल आपके अर्ली वैदिक में बने हैं। मतलब अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एक एज है, मैंने आपको बताया। तो अर्ली वैदिक की अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक है 1500 से लेके 1000 तक, यही है। और अर्ली वैदिक में क्या बने हैं, 2 से 7 मंडल बने हैं, ठीक है। किसके, ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद यहाँ बना है, लास्ट में बनना स्टार्ट हुआ। और लेटर वैदिक में आपके 3 अदर वेदास बने हैं, मतलब चारों के चारों। तो इसके 2 से लेके 7 मंडल तो पहले क्रिएट हो गए, फिर 1, 8, 9, 10 लेटर में क्रिएट हुए, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है, पुरुषा सुक्ता है, ठीक है। अब पुरुषा सुक्ता किसके बारे में बात करता है बच्चों, पुरुषा सुक्ता बात करता है हमारे वर्ण सिस्टम के बारे में। तो हमारे कितने वर्ण हैं, आप बोलोगे सर 4 वर्ण हैं हमारे। तो मैं बोलूँगा कौन कौन से हैं, आप बोलोगे सर एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, ठीक है। ये सारे के सारे मेंशन्ड है किसमें, पुरुषा में। 9th मंडल किसके बारे में बात करता है, सोम के बारे में बात करता है।
सोम मतलब एक टाइप का अल्कोहल टाइप का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो सोम किससे बन रहा है? प्लांट से बन रहा है, और सोम रस है ये एनर्जी का ड्रिंक है, ठीक है। उपनिषद को आप वेदांत भी बोलते हैं, और वेदांत में टोटल हमारे पास कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। वेदांत का मतलब क्या है बच्चों? वेदों का अंत, ठीक, समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं, सामवेद की हम बात करते हैं। ये हमारे पास जानकारी किसकी है? ऋग्वेद की है। अब हम करते हैं सामवेद की बात बच्चों। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद किससे रिलेटेड है? सामवेद रिलेटेड है आपके म्यूज़िक से, म्यूज़िक से रिलेटेड है, मेलोडीज से रिलेटेड है। इसमें दो आपके उपनिषद हैं, एक चंदोदिया हो गया, एक केना हो गया, ठीक है। रिसाइटेशन ऑफ उगेत्रीज, तो उद्गात्रीज आपके इसको रिसाइट करते हैं। किसको? सामवेद को। सामवेद को कौन रिसाइट करता है? उद्गात्रीज रिसाइट करते हैं। ओल्डेस्ट बुक है बच्चों, इसमें चांटिंग है, मेलोडीज हैं, और कंपोज करता है ये दो उपनिषद। कौन कौन से? चंडोग्या और केना, ठीक है। तो सामवेद किससे रिलेटेड है? तो सामवेद रिलेटेड है आपके म्यूजिक से, म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद बच्चों आपके मंत्र से रिलेटेड है, श्लोक्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें ना दो टाइप के श्लोक्स हैं, एक वाइट है और एक थोड़ा ब्लैक है। तो वाइट को क्या कहते हैं आप? शुक्ला, और ब्लैक को क्या कहते हैं? कृष्णा, ठीक है। तो दो टाइप के आपके यहाँ पे मंत्र है, मतलब एक तो पॉजिटिव मंत्र हो गया और एक कैसा मंत्र हो गया? नेगेटिव। तो पीपल रिसाइट यजुर्वेद एज अधवार्यु, ठीक है, अधवार्यु कहते हैं इसे। इम्पॉर्टेंट उपनिषद यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो कौन सा है? बृहद्रकन्या उपनिषद, कथा उपनिषद, जबला उपनिषद। तो बृहद्रकन्या उपनिषद किससे रिलेटेड है आपका? एक पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। नचिकेता कंटेन एंड यमा की कहानी किस में है? कथा उपनिषद में है, और जबला उपनिषद में शुक्ला यजुर्वेद के बारे में है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अर्थववेद की, और अर्थववेद को बोलते हैं स्पेल, मतलब जादू की किताब है ये, ठीक है। मैजिकल स्पेल की किताब है ये, एविल स्पिरिट को भगाने की किताब है ये। इसमें 20 खंड हैं बच्चों, ठीक है। और पीपल रिसाइड करते हैं अर्थववेद को कैसे? ब्राह्मणास, ठीक है। तो ओनली ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, रेस्ट ऑफ द 3 वेद आर कंपाइल्ड इन लेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपका ऋग्वेद है वो पहले ही बन गया था, और उसके बाद बने थे आपके रेस्ट ऑफ द वेद। और जो आपका ऋग्वेद है वो लेटर वैदिक एज में कंप्लीट हुआ था, पर जो आपका अर्ली वैदिक एज है वहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था ऋग्वेद, और बाकी तीनों वेद तो बनना ही लेटर में स्टार्ट हुए थे बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट उपनिषद है अर्थववेद के, तो एक आपका हो गया मुंडुक उपनिषद। तो मुंडुक उपनिषद से ही हमने क्या लिखा है? लिया है सत्यमेव जयते। आपको पता है ना सत्यमेव जयते, है ना, मतलब ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो आप देखोगे हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है बच्चों, याद रखेंगे क्या ये पॉइंट। उसके बाद है महाउपनिषद, और ये कहाँ से लिया है हमने? महाउपनिषद में हमने लिया है वासुदेव कुटुम्बकम, जिसको बहुत बार मोदी जी आपका कोट भी करते हैं। वासुदेव कुटुम्बकम का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया ना एक फैमिली है। तो जब हम पूरी दुनिया को एक फैमिली लेके चलेंगे तो हम सबका भला करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, क्योंकि सारी तो फैमिली है हमारी, और फैमिली के बारे में सोचा जाता है। मुंडुक उपनिषद, ठीक है। मुंडुका उपनिषद को अब मुंडुक्या उपनिषद भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद बच्चों ये तेरा थॉट्स हैं हमारे पास। किसके थॉट्स हैं? 6 स्कूल हैं फिलॉसफी की और उन्होंने कुछ थॉट दे रखे। जैसे सामाख्या जो थॉट है वो किसने दिया है? वो कपिला ने दिया है। न्याय जो थॉट है लॉजिकल का वो गौतम ने दिया है। वनिष्क जो फिजिक्स के बारे में है वो कन्नडा ने दिया है। योगा के बारे में पतंजलि ने दिया है। ये तो आपको पता होगा पतंजलि के बारे में, रामदेव बाबा, है ना। उत्तर मीमांसा किसने दिया है? बृहदारण्यक ने दिया है। पूर्व मीमांसा किसने दिया है? जैमिनी ने दिया है। ठीक है, जमीनी ने दिया है। याद रखेंगे। तो ये 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है और ये किस किस ने दी है मैंने आपको बता दिया है। समझ पा रहे हैं क्या? अब हम बात करेंगे वेदांश की। तो वेदांश क्या है? ये अंडरस्टैंड करने के लिए है वेदास को, कि वेदास को हम कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें हैं वेदास में। तो यहाँ पे आपको फिलॉसफिकल टीचिंग नहीं मिलेगी उपनिषद की। तो उपनिषद क्या है बच्चों? उपनिषद कुछ नहीं है। जैसे मान लो वेदों में कुछ लिखा है, उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है वो किस में हुआ है? वो उपनिषद में हुआ है। तो हमें बहुत ईजी रहता है उपनिषद से पढ़ना, डिस्कशन से पढ़ना। ठीक है, तो ये टूल्स हैं किसके? वेदास के। फिलॉसफी, टीचिंग ऑफ उपनिषद। और जितने हमारे टोटल कितने वेदांग से? 6 वेदांग से। कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे सर हमारे जो 6 वेदांग से वो एक तो है आपका शिक्षा। शिक्षा किससे रिलेटेड है? फोनोटिक्स से रिलेटेड है, मतलब साउंड से रिलेटेड है। एक है कपाला जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड है। व्याकरण तो आपको पता ही होगा, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। निरुक्ता किससे रिलेटेड है? एंटीमोलॉजी से रिलेटेड है बच्चों। ज्योति किससे रिलेटेड है? लाइट और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। और चंदा किससे रिलेटेड है? पोएटिक मैटर से आपका ये रिलेटेड है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अर्ली वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज? क्योंकि वेदों की रचना हुई थी। और वो कौन से वेद था? जो ऋग्वेद था। तो लास्ट में अर्ली वैदिक एज में बच्चों ऋग्वेद बनना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए अर्ली वैदिक एज का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर दूसरा नाम है इसका ऋग्वेद। ठीक है, मेंशन्ड ऑफ हिमवंतना। हिमवंतना का मतलब हिमालय, और मुजवत मतलब हिंदू कुश। हिंदू कुश कहाँ है? तो हिंदू कुश पर्वत है आपका अफगानिस्तान में। और इसमें मेंशन्ड है सप्त सिंधु के बारे में। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरी है? तो इंडस की आपकी ट्रिब्यूटरी है 5, पर एक और होती थी पहले जिसको सरस्वती कहते थे। अब सरस्वती इज़ नो मोर। सरस्वती ये लगाओ कि 2500 साल से 3000 साल पहले बिल्कुल एक्सटेंट हो गई। तो यहाँ पे तो आपको 6 दिखेंगे ट्रिब्यूटरीज, बट इंडस की 5 ही ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पे 7 रिवर है इंक्लूडिंग इंडस, और बाकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस का नाम पहले क्या था? सिंधु था। झेलम का नाम था वितास्ता। चेनाब का नाम था अक्षणी। रवि का नाम था क्या? पौरुषणी। ब्यास का नाम था बिपाशा। सतलज का नाम था सुतुधरी। और सरस्वती क्या थी? एक मिथिकल रिवर है। मिथिकल रिवर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अभी वो है नहीं, पर उस समय क्या करती थी? वो बहती थी। तो आपने याद रखना है। याद करने का तरीका, जैसे आप क्या कर सकते हो? आप निमोनिक्स बना सकते हो। जैसे निमोनिक्स कैसे बनाए? जैसे रवि है तो रवि को मैंने क्या बोल दिया? पौरुषणी बोल दिया। तो ये रवि का मतलब क्या है? एक मेल डोमिनेटिंग फिगर आपको दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये आपके सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हम करेंगे कल। जय हिंद।